नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? प्रिया, कनक, प्रगति, जेपी, राज, प्रदीप कुमार, रिम्पी, प्रतीक्षा, निखिल, संदीप, रूपेश, ऋषु, मोहन, अविनाश, रंजीत, शिवम, पलक, लोकेश, भगवान, उत्तम चतुर्वेदी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक मुझ बार बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मैंने आपको कल की क्लास में आपका बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताया था। बहादुर शाह प्रथम कैसे शासक बना था, इसका असली नाम मुअज्जम था और ये एक वृद्ध शासक था। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे और आज की क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है जहादर शाह। तो जहादर शाह के बारे में मैं आपको लिखवा के पढ़ाने वाली हूं। क्यों पढ़ाने वाली हूं लिखवा कर? क्योंकि इसके बारे में मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो कई जगह से किया है। तो लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 के बीच में प्यारे बच्चे रहेगा। तो आप इसके लिए एक प्लेन स्लाइड लेंगे, प्लेन स्लाइड पर लिखूंगी मैं, इधर उधर कहीं भी नहीं लिखूंगी। जहादर शाह आप यहां पे हेडिंग देंगे, जहादर शाह शासनकाल वहां लिखा हुआ है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। अब आपको पता है कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो बहादुर शाह है, इस बहादुर शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? तो मैम आपने बताया था 1712 में लाहौर पाकिस्तान में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसकी मृत्यु के बाद इसके 4 बेटे हैं जिनके आप कह सकते हो एक का नाम है जहादर शाह, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जहादर शाह इसके बेटे का नाम है। अजीम उस शान इसके बेटे का नाम है अजीम उस शान। ठीक है, ये भी इसका ही बेटा है। इसके 4 बेटे हैं, अजीम उस शान, एक है रफी उस शान, रफी उस शान ये भी इसी का बेटा है। और साथ साथ बेटा एक लास्ट लिखिएगा जिसका नाम है आपका जहान शाह। ये 4 बेटे हैं। इन चारों बेटों के बीच क्या होगा? उत्तराधिकार का युद्ध होगा। और इस युद्ध में कौन जीतेगा? जहादर शाह जीतेगा। मैम जहादर शाह के जीतने की कोई ऐसी वजह है कि यही जीतेगा, ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलर डिसाइड है यहां पर? तो ये क्यों जीता, कैसे जीता, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जहादर शाह बेटा इसलिए जीतेगा क्योंकि जहादर शाह का एक व्यक्ति है जिसका नाम है जुल्फिकार। जहादर शाह को सपोर्ट करेगा और जुल्फिकार बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति है। तो जब उसका सपोर्ट आपका जहादर शाह को मिल जाएगा तो जहादर शाह ही गद्दी पर बैठ जाएगा। तो इनमें से कौन करेगा प्यारे बच्चे? यहां पर जहादर शाह यहां पे अगला शासक होगा। उसी के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। ये रहा आपका जहादर शाह। जहादर शाह के बारे में यहां पे लिखिएगा सबसे पहली लाइन कि क्या था कि आपके जब आपका दरबार में, ठीक है, दरबार में जो आपका मुगल काल था उसके दरबार में ईरान गुट के नेता, दरबार में ईरान गुट के नेता जुल्फिकार, गुट के नेता जिसका नाम है जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार, ये इतना पावरफुल हो जाएगा इसके समय पर। जुल्फिकार इसका नाम याद रखना, कौन है ये? ईरानी गुट का नेता है। दरबार में ईरान गुट के नेता जुल्फिकार की सहायता से, जुल्फिकार की सहायता से जहादर शाह गद्दी पर बैठा, सहायता से जहादर शाह गद्दी पर बैठा, जहादर शाह गद्दी पर बैठा। और प्लीज बेटा मुझे आज क्लास के एंड में जरूर याद दिला देना, मुझे 2 करेक्शंस करवाने हैं। वो करेक्शन करवाऊंगी मैं आपको। और कुछ बच्चों ने मुझे कुछ मैसेज भेजे हैं, उनका रिप्लाई भी मैं क्लास के अंदर ही दूंगी। और आज आपका वो काम जरूर करूंगी चाहे कुछ हो या ना हो। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे बच्चे, जुल्फिकार ने इसकी हेल्प करी और जहादर शाह कौन बन गया? शासक बन गया। अब यहां पे जब ये गद्दी पर बैठा तो ये जहादर शाह बड़ा खुश हो गया। तो इसने क्या किया? जहादर शाह ने जब यहां पे ये खुश हो गया तो जहादर शाह ने जुल्फिकार को, जहादर शाह ने जुल्फिकार को क्या बनाया? वजीर का पद दिया। जुल्फिकार को वजीर का पद दिया, ठीक है, वजीर का पद दिया। पद दिया किसमें? अपने शासन काल में। और जुल्फिकार का पिता
इसको क्या बनाया? अब पिता का नाम क्या है? फादर ऑफ जुल्फिकार कौन है? तो इसका नाम है असद खां, इसे अपना वकील बनाया। ठीक है, असद खां, इसको क्या बनाया? असद खां को वकील बनाया। तो ये दोनों पद इसने बाप और बेटे को दे दिए, क्योंकि भैया इसी की वजह से दरबार में यहां पे ये शासक बन पाया है, वरना ये शासक बन ही नहीं पाता। तो ये इससे बड़ा खुश हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेटा आपने, मैम आपने केक खा लिया? नहीं, मैंने केक नहीं खाया, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं घर से आपकी क्लास ले रही हूं, मैं ऑफिस जाऊंगी कल। ठीक है, आप लोगों ने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया, मैंने कहा बच्चे नहीं खा सकते तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलिए, ये सब मजाक वाली बात है, मैं ऑफिस में नहीं हूं बेटा, मैं इस समय घर पर हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो किसका पद दिया? तो मैं एक बेटे को वजीर का पद दिया और पिता को वकील का पद दे दिया। अब यहां पे क्या हुआ? जहादर शाह के शासन की, जहादर शाह के शासन की पूरी बागडोर, जहादर शाह के शासन की पूरी बागडोर किसने संभाली? पूरी बागडोर जुल्फिकार के हाथों में थी। पूरी बागडोर जुल्फिकार के हाथों में, जुल्फिकार के हाथों में थी। क्यों थी? क्योंकि प्यारे बच्चे वजीर के पद पर तो ये बैठा ही था, लेकिन इसका प्रभाव शासन में बहुत ज्यादा था। लिखते जाइएगा साथ साथ। तो जुल्फिकार को क्या दे दिया था? पूरी बागडोर की, भैया तुम ही हमारे शासन को संभालो। ठीक है, आगे देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि औरंगजेब ने क्या किया था। मैम आपने बताया था कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था 1679 में। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने जजिया को लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, जिसे जिसे जहादर शाह, जिसे जहादर शाह, ठीक है, जिसे जहादर शाह, जिसे जहादर शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया कि कोई जजिया कर नहीं लिया जाएगा। इसे पूर्णतः कौन समाप्त करेगा? अभी आगे आपको पता चलेगा, जो फिर उसके बाद ये कभी लगेगा ही नहीं। जहादर शाह ने क्या किया? आमेर के राजा, आमेर के राजा सवाई जयसिंह को, राजा सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की उपाधि देकर, मिर्जा राजा की उपाधि देकर, मिर्जा राजा की उपाधि दी और 7,000 का मनसब, और 7,000 का मनसब, यानी कितने घोड़े रखने पड़ेंगे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और 7,000 का मनसब देकर मालवा का सूबेदार बनाया, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसने किया? तो क्या पढ़ रहे हो आप? जहादर शाह ने नियुक्त किया। ब्रैकेट में लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो, जहादर शाह ने। ठीक है, यानी मनसबदारी प्रथा इसने यूज की थी, मनसबदारी प्रथा का इसने प्रयोग किया था। यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वजीर का पोस्ट दिया, फादर को इसने वकील का पोस्ट दिया। जुल्फिकार ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लिया इसके समय में। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसके हाथ में था? तो आप कहोगे कि मैम उसके जुल्फिकार के हाथों में था। 14,000 घोड़े रखने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो जहादर शाह ने क्या किया भाई? इसको आमेर के राजा सवाई जय सिंह को टाइटल दिया, किसका? मिर्जा राजा का टाइटल दिया, और यहां पर 7,000 का मनसब देकर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। फिर यहां पे प्यारे बच्चे आगे आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट लिखिएगा मारवाड़ का शासक। ठीक है, मारवाड़ का शासक, रूलर ऑफ मारवाड़।
मारवाड़ का शासक कौन है? अजीत सिंह जी हैं। अजीत सिंह जी कौन है? मारवाड़ के शासक, सॉरी, ठीक है, रूलर ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह जी। इनको क्या दिया? इनको महाराजा की उपाधि दी थी। क्या दिया इनको? इनको भी दी थी उपाधि, इनको भी दिया था बेटा टाइटल, ठीक है, इनको टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? रूलर ऑफ मारवाड़, रूलर ऑफ मारवाड़, तो ये दिया था महाराजा, महाराजा इनका टाइटल था, ठीक है, महाराजा, ये इनका टाइटल था। और फिर इन्हें क्या किया? गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, गुजरात का सूबेदार नियुक्त। सूबेदार की पोस्ट किसके अकॉर्डिंग होती थी? जैसे आज के समय पे गवर्नर है, ठीक है, सूबेदार का पोस्ट दे दिया। उसके बाद देखना बेटा आगे हम क्या लिखेंगे, सूबेदारी किसको दे दी गई यहां पर गुजरात की, तो आप कहेंगे मारवाड़ के शासक। उसके बाद प्यारे बच्चे इसने राजा राम जी के पुत्र, राजा राम जी के पुत्र शिवाजी द्वितीय को शिवाजी सेकंड, इनको क्या दी थी? उपाधि। इनको भी टाइटल दिया गया था, किसका? अनूप सिंह का, अनूप सिंह का टाइटल दिया था, अनूप सिंह की उपाधि दी। और साथ साथ क्या दिया था? 3000 का मनसब, 3000 का मनसब दिया था। तो कितने घोड़े रखने पड़ेंगे? 6000, ठीक है। अच्छा मैंने टाइट लिख दिया है, सॉरी, एल रह गया यहां लिखना, मैं लिख देती हूं टाइटल, LETITLE, टाइटल, ठीक है। 3000 का मनसब किसे दे दिया? शिवाजी सेकंड को। कौन थे ये? राजा राम जी के पुत्र शिवाजी सेकंड को अनूप सिंह की उपाधि दी और 3000 का मनसब दिया। और प्यारे बच्चे इसको क्या कहते थे? इसको मैम कहते थे लंपट मूर्ख। ये इसके बारे में पूरी बातें हैं। अब यहां पे प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? जादर शाह के बारे में, ये हमने इसके बारे में पढ़ा। डिसोल्यूट फूल इसको कहा जाता था, लंपट मूर्ख इसको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? अपनी बुद्धि कभी यूज ही नहीं करता था। प्यारी मैम जी, वजीर क्या होता है? उत्तम चतुर्वेदी जी, जिस तरीके से आज के समय पे प्रधानमंत्री का पद होता है वैसा ही वजीर का पद हुआ करता था। वजीर का पद आपके प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप प्यारे बच्चे यहां पर नेक्स्ट दिखेगा, मराठा नहीं पढ़ाया मैं, पढ़ाऊंगी शिवकांत, पढ़ाऊंगी बच्चा, सब पढ़ाऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब यहां पे अगला शासक कौन है? अगला शासक मैम फर्रुखशियर है, 1713 से 1719 तक। अब इसे क्या कहा जाता है? डिस्गस्टिंग रूलर कहा जाता है, घृणित शासक कहा जाता है। इसने क्या किया था? लक्ष्मण दास यानी बंदा बहादुर जी की हत्या करवा दी थी, इसने की हत्या करवा दी थी। कौन थे ये बंदा बहादुर जी? सिख नेता थे, ठीक है, सिख नेता थे, सिख नेता थे ये आपके बंदा बहादुर जी, जिनका असली नाम है लक्ष्मण दास जी। इन्होंने क्या किया था? तो आप कहेंगे कि इसने मैम लक्ष्मण दास जी की हत्या करवा दी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको मैं कहानी सुनाऊंगी। इसके समय पर एक शिष्टमंडल यानी कि डेलीगेशन आया था, जिसका अध्यक्ष था जॉन सैरेमन। और ये कब आया था शिष्टमंडल भारत में? तो मैम ये डेलीगेशन भारत आया था 1715 में। और ये क्यों आया था डेलीगेशन? एक्चुअली इन्हें चाहिए था अपना व्यापार करने का परमिशन। यहां कहां पर? बंगाल में, ठीक है, सूरत में, उड़ीसा में, इन जगह पर इन्हें चाहिए था व्यापार करने की परमिशन। और जिस समय व्यापार की परमिशन मांगने आ रहे हैं शासक कौन है? फर्रुखशियर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अंग्रेज ना बहुत चालाक थे। अंग्रेज पहले क्या करते थे कि राजा की जो वीक पॉइंट्स हैं, मतलब राजा की जो कमजोरी है शासक की, उनको ढूंढते थे, ठीक है। बेटा राजा से ऊपर कैसे हो जाएगा? राजा से ऊपर थोड़ी होता है, राजा के दरबार में ही वजीर हुआ करते थे। अब आगे देखिए यहां पर
तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फर्रुखशियर के बारे में, तो फर्रुखशियर के समय पे एक शिष्टमंडल जो कि अंग्रेजों का था, और इसमें प्यारे बच्चे 1715 में ये भारत आया था। और जब ये भारत आया तो इनके साथ में इस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर भी आया था, और डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। ठीक है, डॉक्टर का नाम क्या है? हैमिल्टन है। अब ये जो हैमिल्टन है प्यारे बच्चे, ये क्यों आया है साथ में वो भी आपको बताया जाएगा। आखिर डॉक्टर को लेकर आने की क्या जरूरत थी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि शासक के बारे में पूरी जानकारी ये लोग निकालते थे, तो जब ये पूरी जानकारी इन्होंने निकाली तो इन्हें पता चला कि फर्रुखशियर के फोड़ा हो रखा है। अब वो फोड़ा ऐसी जगह पर था, एक गुप्त जगह पर था फोड़ा, और ये किसी को बताता नहीं था। अब ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेज अपने साथ क्या लेकर आए? डॉक्टर को लेकर आए। इस डेलीगेशन में एक डॉक्टर भी आया था। ठीक है, और इस डेलीगेशन के हेड कौन है? जॉन सेरेमन। तो यहां पे जब ये आए तो बादशाह के पास गए, बादशाह इनसे बातचीत करे और बीच बीच में करे आह आह ऐसे कराए। अब ये बोले कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, ऐसे क्या हुआ बादशाह? तो बादशाह कहता नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। बादशाह बताता नहीं है, शर्माता। अब इनको सब पता है क्योंकि ये पहले पूरा रिसर्च करके आए हैं। अब बादशाह शर्माता है थोड़ा कि भाई कैसे बताऊं। तो फिर यहाँ पे जॉन सेरेमन कहते हैं बता दीजिए, हमारे साथ एक डॉक्टर भी है, आपको किसी भी तरीके की बीमारी है वो डॉक्टर ठीक कर देगा। अब बादशाह शर्माते शर्माते बताता है कि मेरे फोड़ा हो रखा है। अब ये डॉक्टर पहले से ही रिसर्च करके आया था बादशाह की बीमारी का, इसने बादशाह को बीमारी ठीक कर दी। मतलब बादशाह इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। अब ये खुश हुआ तो इसने कहा कि मैं तुम्हें व्यापार करने की परमिशन देता हूं। बहुत ही कम दर पर इसने क्या दे दिया? व्यापार करने की परमिशन। मतलब इसे ऐसा लग रहा था मुझे तो दोबारा जिंदगी मिल गई। अब बादशाह बड़ा परेशान है ना। तो यहां पर ये पूरी कहानी थी। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहा जाता है कि आगे हम चलते हैं, और यहां पे अगर प्यारे बच्चे मैं आपसे यहां बात करूंगी इसके बारे में आगे, ये तो आपका जहादर शाह, तो इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूंगी तो देखो लिखा है कि डॉक्टर हैमिल्टन आया था, इसने बीमारी को ठीक कर दिया, और फर्रुखशियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो ये जो घोषणा पत्र जारी किया था प्यारे बच्चे, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार का मैग्ना कार्टा इसी घोषणा पत्र को दिया गया था, जिसने अगर हम बात करें, जिसने आपके यहां पर व्यापार करने की परमिशन इसको दे दी थी। ठीक है, अब यहां पे व्यापार करने की परमिशन अंग्रेजों को मिल चुकी है। व्यापार करने की परमिशन की भाई जाओ, आप जाकर क्या करो? आप जाकर व्यापार करो। थैंक यू आदर्श, धन्यवाद आपका दिल से। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहां पर क्या लिखा है। यहां पे लिखा है इसके वजीर किंग मेकर, मतलब इसके समय पर दो वजीर थे जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, और इन्हें आगे इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना गया। किंग मेकर्स का मतलब होता है राजा बनाने वाले, राजा बनाने वाले, है ना। राजा बनाने वाले को क्या कहा जाता है? किंग मेकर्स। जिनमें एक का नाम था हुसैन अली खां और इसका नाम था अब्दुल्ला खां। बेटा खां भी इनके नाम के आगे लगा दीजिएगा, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, और इन्हें ही इतिहास में आप जानते हैं सैयद बंधु के नाम से। इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुखशियर को गद्दी पर बिठाने के लिए। तो जहादर शाह को किसने बिठाया था? जुल्फिकार ने। इन्हें इसे किसने बिठाया है? सैयद बंधुओं ने। किसने बनाया है? सैयद बंधुओं ने बनाया है। ठीक है, और क्या हुआ? ये जो आपका फर्रुखशियर है, ठीक है, लिख सकते हो, यहां पे मैं साइड में लिखूंगी क्योंकि जगह है, आप लोग नीचे भी लिख सकते हो। फर्रुखशियर के समय ही सैयद बंधु कौन कौन है? सैयद बंधु तो मैम अभी आपने बताया हुसैन अली और आपने बताया अब्दुल्ला खां। ये दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों सैयद बंधु हैं, और ये क्या बने? इसके समय ही सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए। प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए। अब ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि ये किसी को भी राजा बना सकते थे और किसी को भी राजा के पद से हटा सकते थे। मतलब
राजा तो अब केवल इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। शासक इनके हाथ की केवल कठपुतली ये समझते थे और इनकी शक्ति को खत्म करेगा आकर मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये सब किसके समय पे घट रही हैं घटनाएं? फर्रुखशियर के समय पर घट रही हैं मैम। और फर्रुखशियर के समय पर ही क्या हुआ है? इसी के समय पर सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ा, इनकी शक्ति में वृद्धि हुई। जल्दी से बेटा लिखेंगे ताकि मैं आगे की तरफ चल सकूं। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि अब किंग मेकर्स हैं और किंग मेकर्स की क्या हो चुकी है? शक्ति बढ़ती जा रही है और ये इतने प्रभावशाली हो गए तो राजा बनाएंगे हटाएंगे, राजा बनाएंगे हटाएंगे, राजा बनाएंगे हटाएंगे, ऐसे करेंगे ये लोग, है ना। तो ये किंग मेकर्स हैं। अब यहां पे राजा बनाएंगे हटाएंगे तो इन्होंने देखो इस तरीके से किया। सबसे पहले रफी उद दरजत को बनाया फर्रुखशियर के बाद 1719 में, फिर हटा दिया। फिर रफी उद दौलत को हटाया, फिर इसको हटा दिया। फिर नेफिसवर को हटाया, इसको भी हटा दिया। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मैम इसको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये इन्हें खत्म करेगा सबसे पहले आकर, तभी तो ये 1719 से लेकर 1748 तक टिक रहा है, वरना ये टिक ही नहीं पाता क्योंकि इनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी। तो इसने सबसे पहले सोच लिया था कि पहले तुम्हें ही निपटवाऊंगा मैं। अब मैम इसे रंगीला क्यों कहते हैं? आखिर इसके नाम के आगे मोहम्मद शाह रंगीला क्यों लिखा रहता है? क्योंकि प्यारे बच्चे इसे स्त्रियों में बड़ा इंटरेस्ट था, महिलाओं की तरफ इसका बहुत झुकाव था। रंगीला किसको कहते हैं? रंगीले मिजाज का व्यक्ति किसको कहते हैं? जो शराब पीने वाला होता है, औरतों में इंटरेस्टेड होता है। तभी तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, ऐसी थोड़ी हो रहा है, ऐसी थोड़ी हो रहा है। तो आप कहोगे कि मोहम्मद शाह रंगीला आ गया मैम, और इसका अगर हम आपसे पूछेंगे कि वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम है बेटा? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम है। चिलकिच खां, जिसे आसफ जहां के नाम से भी जाना जाता है, चिलकिच खां से मिलकर सैयद बंधुओं का खात्मा कर दिया। कौन थे सैयद बंधु? अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, कि पहले भैया इन्हें निपटवाओ तभी तो कोई शासन कर पाएगा। ये तो इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, इन्हें नहीं निपटाएंगे तो ये किसी को टिकने ही नहीं देंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके विलासी आचरण के कारण इसे क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। लिख सकते हो, इसके विलासी आचरण के कारण, इसके विलासी आचरण के कारण, आचरण मतलब बिहेवियर, आचरण के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया? जजिया को पूर्णतः खत्म कर दिया, यानी इसके बाद अब जजिया लगेगा ही नहीं। जी हां, हिस्ट्री खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, ठीक है, मानूंगी आपकी बात। ठीक है, इसने जजियाकरण को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इतना लिखेंगे, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा काम आपको हाथ से लिखवाऊंगी। जल्दी से बेटा लिख लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, जल्दी लिखिए। इसके समय पर क्या हुआ? इसके समय, मोहम्मद शाह के समय उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। लिख दूं, इस तरफ लिख दूं, इसके समय उर्दू व संगीत, उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सर्वाधिक विकास हुआ। ऐसा नहीं था कि उर्दू और संगीत इससे पहले नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा विकास इसी के समय हुआ। क्योंकि कई बार बच्चा इस चीज को भी गलत समझ लेता है। जैसे मैंने आपको वो बताए हैं, क्या कहते हैं, स्तूप, स्तूप को लेकर बच्चे की गलतफहमी हो गई है। आज सारी गलतफहमियां दूर करने वाली हूं मैं। ठीक है, और इसने क्या किया? आगे लिखिएगा क्योंकि यहां जगह नहीं है, आगे फिर मैं लिखती हूं। उर्दू को इसने राजकीय संरक्षण दिया, उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया, राजकीय संरक्षण दिया। ये सब किसके बारे में बात हो रही है? मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में।
उर्दू आज के समय में आपकी भाषा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आप आगे लिखेंगे सदारंग अदारंग मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। सदारंग और सदारंग और अदारंग, सदारंग अदारंग मोहम्मद शाह रंगीला के समय प्रसिद्ध संगीतकार थे। प्रसिद्ध मतलब फेमस, संगीतकार मतलब म्यूजिशियन। सदारंग और अदारंग ये दोनों मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे कौन थे? तो आप कहेंगे कि मैम प्रसिद्ध संगीतकार थे। अब बेटा मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक है, इस चीज की जानकारी मिलेगी आपको अगली स्लाइड पर, क्योंकि इसके समय पर क्या होने लगेगा, इसके समय बनने लगेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के समय बने स्वतंत्र राज्य, यानी मुगलों की सत्ता से अधीन लोगों ने क्या कर लिया, अपने लिए अलग से राज्य बनाए। ठीक है। अब देखो यहां पर हैदराबाद किसने स्थापित किया? आसफ जहां ने। ये वही आसफ जहां है जिसके साथ मिलकर, जिसे आप चिनक्लिच खां के नाम से भी जानते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया है, चिनक्लिच खां या आसफ जहां। तो ये चिनक्लिच खां क्या करता है, इसी के समय पे हैदराबाद नामक राज्य के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अवध की स्थापना सआदत खां, ठीक है। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां, मथुरा और भरतपुर बदन सिंह। यानी हम कह सकते हैं कि जब यहां पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही है, मतलब मुगलों की जो सत्ता है उससे फ्री होकर अलग से राज्य बनाए जा रहे हैं। फिर आप लिखिएगा पांचवा किसने बनाया था? पांचवा था बेटा फर्रुखाबाद, ठीक है। पांचवें नंबर पर लिखिएगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये भी इसी के समय बना था और इसे बनाने वाला था मोहम्मद शाह बंगश। मोहम्मद शाह बंगश लिख दीजिएगा, मोहम्मद शाह बंगश। और पांचवा बना था कर्नाटक। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूं, लिखिएगा सादुल्ला खां। सादुल्ला खां। तो इसके समय पर स्वतंत्र राज्य बनने की शुरुआत हो चुकी थी। यानी यहां से यह पता चल रहा है कि मैम ये लोग कोई भी बहादुर शासक नहीं है। अच्छी सी प्रैक्टिस बुक बताइएगा, बताऊंगी संजना, लास्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करूंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब इसी के समय एक घटना और घटी। 1737 में बाजीराव प्रथम जी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर। यह कहानी सुनाऊंगी मराठा साम्राज्य में कि क्यों यहां पर बाजीराव प्रथम आए थे, क्यों दिल्ली में इसके समय पे आक्रमण हुआ था। यह कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने केवल बाजीराव प्रथम जी के बारे में सुना था और अपने चित्रकारों को भेजा था कि तुम जाओ और जाकर देखो कि वो कैसे दिखते हैं और मेरे सामने उनकी तस्वीर लेकर आओ। तो ऐसा ही किया। मोहम्मद शाह के कहने पर उसके चित्रकार गए और उन्होंने बाजीराव प्रथम को देखा। उनको देखकर उनके चित्र को पूरी तरीके से उन्होंने पेंटिंग के रूप में उतार दिया और फिर रंगीला के सामने जैसे ही वो चित्र लेकर आए तो रंगीला देखकर डर गया और यहां पे लोगों ने कहा कि तुम गलती से इनके सामने मत आ जाना, नहीं तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब ये यहां दिल्ली पर अटैक करते हैं तो मोहम्मद शाह रंगीला भाग जाता है। ऐसा ही करता है वो बिल्कुल। अब ये क्यों आए थे, क्या रीजन था यहां आने का, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे देखिए बेटा क्या लिखा है। 1739 में दिल्ली पर क्या हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण। इस नादिर शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और नादिर शाह का जब आक्रमण होता है तो मोहम्मद शाह रंगीला चुपचाप तो बैठेगा नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो क्या होता है बेटा? 1739 में करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध होता है जब मोहम्मद शाह रंगीला के
समय नादिर शाह अटैक करता है। इस युद्ध में दो व्यक्ति होते हैं, एक तरफ होता है मोहम्मद शाह रंगीला और दूसरी तरफ होता है बेटा नादिर शाह। और नादिर शाह केवल और केवल भारत में लूटपाट करने आया था, इसका और कोई उद्देश्य नहीं था। इसकी जीत होती है और मोहम्मद शाह रंगीला की हार होती है। और फिर कहा जाता है कि नादिर शाह यहां से कोहिनूर हीरा ले गया, तख्ते ताऊस जिसे आप मयूर सिंहासन कह रहे हैं, मयूर सिंहासन, ये भी यहां से उठाकर ले गया और 70 करोड़ के हीरा जवाहरात, ठीक है, 70 करोड़ के हीरा जवाहरात भी यहां से लूटकर ले गया। यानी हम एक लाइन और यहां ऐड कर सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, बैठने वाला अंतिम शासक यही था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक, यानी कि लास्ट रूलर जिसने, प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर बैठने वाला कौन था तो मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि इसके समय नादिर शाह आया, ईरान से आया, अटैक किया और यहां से लूटपाट करके सब कुछ ले गया। अब हम बहुत जल्दी अपने चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो ये आप जल्दी से लिखें ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से बेटा, जल्दी से। मैम क्यों सब दिल्ली पर आक्रमण करते थे? क्योंकि बेटा समय समय पर यहां पे आपके जो राज्य हैं जिनको हम पहले प्रांत कहा करते थे, ये समय समय पर, जैसे पहले मगध के लिए लड़ाई हुई है, कन्नौज के लिए लड़ाई हुई है, ऐसे ही दिल्ली के लिए, क्योंकि जहां पर वृद्धि होती थी, विकास होते थे, व्यापार के रास्ते खुलते थे, उस जगह हर कोई शासन करना चाहता है, हर कोई प्यारे बच्चे वहां पर क्या करना चाहता है, हर कोई हम कह सकते हैं कि यहां पे शासन करना चाहता है। इसलिए दिल्ली पर अटैक हो रहा है, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर बन चुका है, केंद्र बन चुका है। आइए आगे, आगे आ जाइए। आगे चल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू बेटा, आगे आ जाओ। तुम ना अपनी मनमर्जी के हो, वैसे मैंने ये चीज देखी है, अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी बाद में लिख लेना तो कहोगे नहीं मैम अभी लिखने दो, और जब मैं तुम्हें लिखने का टाइम दूंगी तो कहोगे मैम बाद में लिख लेंगे, आप आगे पढ़ाओ। मतलब हमेशा अपनी करनी होती है तुम्हें। अब देखो यहां पर, मैम थोड़ा क्लीन लिखा करो प्लीज, क्या गलत लिख दिया है इसमें बताइए, ऐसी कौन सी चीज है भाई? यहां पे 1739 की घटना यहां लिखी है, उस पे बैठने वाला अंतिम शासक, इसके अलावा मैंने हाथ से इसमें लिखा क्या है? पलक आप बताइए बेटा, क्या नहीं दिख रहा है आपको, क्या गलत लिख दिया है मैंने? अगर आप इनकी बात कर रही हैं तो ये मैं प्लेन स्लाइड पर भी लिख सकती थी, लेकिन फिर 4-5 आप कंफ्यूज होते कि 4-5 क्या है। स्वतंत्र राज्य हैं ये बेटा। आगे आ जाओ। अब देखो यहां पर आगे अहमद शाह, अगर मैं अहमद शाह की बात करती हूं तो इसके समय प्रशासनिक कार्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनिक कार्यों में उधम बाई, पूरा लिखना, राजमाता उधम बाई का हस्तक्षेप, यानी कि इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप था। मतलब ये खुद नहीं करता था, ठीक है, ये खुद नहीं करता था बल्कि राजमाता उधमबाई करती थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चे, आपका अगला शासक है आलमगीर सेकंड। यहां पे 1759 से 1806 करना।
अब पहले पढ़ेंगे हम आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के बारे में सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी। नवाब खां की उपाधि, ठीक है, नवाब खां की उपाधि दी। सिर्फ आलमगीर सेकंड के बारे में यही, और इसका वास्तविक नाम था अजीजुद्दीन। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम शाह आलम सेकंड, तीसरा सबसे लंबा शासन काल। तीसरा सबसे लंबा शासन काल इसी का है प्यारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं तो इसका वास्तविक नाम लिखिएगा पहले। रियल नेम ऑफ शाह आलम सेकंड, वास्तविक नाम था इसका अली गौहर। अली गौहर, ठीक है। इसी के समय बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, इसी के समय बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है। 22 से ऐसे लिख दो अक्टूबर 1764 में। अब बक्सर के युद्ध में ये क्या करता है, खुद भी भाग लेता है। बक्सर का युद्ध में आपको थोड़ा सा प्लेन स्लाइड पे बताऊंगी, अभी केवल हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि डिटेल में बक्सर का युद्ध में अलग से पढ़ाऊंगी। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासन की स्थापना, ठीक है। आगे देखिएगा, अब इस बक्सर के युद्ध में एक तरफ था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ लिखिएगा मीर कासिम। अब ये कौन था, पहले बंगाल का नवाब बना था, ये बंगाल का नवाब। फिर शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला था इसमें, ठीक है, वर्सेस अवध का नवाब, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, अवध का नवाब। और एक था इसमें शाह आलम सेकंड, जो कौन था, जो था मैम मुगल सम्राट। और ये आपका मुगल सम्राट है, इसने भी इसमें भाग लिया है। अब इसमें क्या हो गई, इसमें हो गई अंग्रेजों की जीत, इन तीनों को हरा दिया, अंग्रेजों की जीत हुई। फिर इसके बाद में यहां पे लिखना युद्ध के बाद, युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, किसके साथ हुई थी संधि, क्लाइव वर्सेस शाह आलम सेकंड। कब हुई थी ये संधि, 1765 में, ठीक है। इस संधि के तहत क्या हुआ था मैम, संधि का रिजल्ट क्या निकला था, तो रिजल्ट देखिएगा इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार क्या होते हैं मैम बताइए, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार,
मतलब वहां पर जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो आपका किसके पास जाएगा? अंग्रेजों के। तो यानी अधिकार मिले किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिए? शाह आलम सेकंड ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके समय की घटने वाली घटना है? शाह आलम सेकंड के समय घटने वाली घटना है। इसी के समय पर यह घटना हुई थी। अब आपको एक और चीज लिखनी है शाह आलम सेकंड के बारे में। लास्ट लाइन लिखने जा रही हूं मैं। शाह आलम सेकंड, अब इससे सारे अधिकार छीन लेंगे अंग्रेज और इसको कहेंगे कि आप क्या करोगे? अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का पेंशनर, पेंशनर मतलब पेंशन दी जाएगी इसे अंग्रेजों की तरफ से। पेंशनर पाने वाला पहला मुगल शासक, पहला मुगल शासक। यानी इसको क्या मिलेगी? अंग्रेजों ने कहा कि सब हमें दे दो, सब अधिकार हमें चाहिए, अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे, तुम आज से शासक सम्राट नहीं रहोगे, हम रहेंगे अब जो कुछ रहेंगे, और तुम्हें हम इसके बदले में क्या देंगे? पेंशन देंगे। तो इसको बोला कि भैया पेंशन लो और जाओ। जल्दी से लिखो ताकि मैं अब आपको अगला पढ़ा सकूं। अकबर सेकंड 1806 से 1800, जल्दी से बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो ताकि मैं फटाफट करूं। अब यहां पे हो गया। अब आएगा बेटा आपका अंतिम शासक, आपको पता ही है, सॉरी द्वितीय अंतिम मुगल शासक अकबर सेकंड 1806 से 1837। ठीक है, अब आप कहोगे अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक। ऐसा क्यों मैम? अंग्रेजों का संरक्षण क्यों? क्योंकि बेटा आप अच्छे से जानते हो कि इस समय अब क्या हो रहा है? भारत में अंग्रेजों का शासन हो रहा है, अंग्रेजों का शासन हो रहा है। दीवानी अधिकार का मतलब रितेश पाल मैंने बताया है कि भाई आपके टैक्स वसूलने के अधिकार जो होंगे वो अंग्रेजों के पास होंगे। ठीक है, इसके समय पे क्या हुआ? इसके समय पर यहां पे लिखिएगा, इसके समय पर, इसके समय 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गईं। मुगलों की टकसालें, टकसालें क्या होती हैं बताओ? टकसालें बंद हो गई। अब अंग्रेज सारे अधिकार छीन लेंगे इन लोगों से। क्या हुआ? इसके समय 1835 में मुगलों की टकसालें बंद हो गई। ठीक है, और क्या हुआ? अब इनकी टकसालें बंद हो गई तो सिक्के किसके चलेंगे? टकसालें बंद हो गई और अंग्रेजी सिक्कों का, यहां लिख रही हूं, और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, का प्रचलन शुरू। यानी अब आपके कौन से सिक्के चलेंगे? तो आप कहोगे अंग्रेजी सिक्के। कब से चलने शुरू हुए? 1835 से, क्योंकि इसके बिल्कुल सही है कि मैम जहां पर सिक्के डाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। अब जो अकबर सेकंड है बेटा, इस अकबर सेकंड की अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं तो अकबर सेकंड डालकर ही लिखूंगी। तो अकबर सेकंड की अगर मैं आपसे बात करूंगी तो देखना यहां पर अकबर सेकंड, अकबर सेकंड क्या करेगा? अकबर सेकंड बेटा ध्यान से सुनना, इसने क्या दिया था? राजा राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय, इनको क्या दी थी? राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। किसने? अकबर सेकंड ने। यह भी इनके बारे में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। ठीक है, अब देखो यहां पे आगे क्या हुआ, आगे देखना। अकबर सेकंड, अंग्रेजों द्वारा इसकी पेंशन,
अंग्रेजों द्वारा इसकी पेंशन को बंद कर दिया गया था उसे चालू करवाने के लिए या उसे शुरू करवाने के लिए इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। तो वहीं पर ये गए और ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। मैम ये खुद क्यों नहीं गया? क्योंकि प्यारे बच्चे ये खुद अनपढ़ हुआ करते थे, इनको पता ही नहीं था कि क्या है कैसे है, इन्हें खुद थोड़ी कुछ पता था। बस ये क्योंकि भाई उनके वंशज थे तो शासक बन जाते थे, बिना पढ़े लिखे ही बन जाते थे। अब प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, मैम राजा पर सर्कल कर दीजिए, जी लीजिए, राजा पर सर्कल कर दिया है। क्लियर? आगे आ जाइए। अब अकबर सेकंड आपने पढ़ लिया, अब लिखेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर सेकंड। भाई कब से कब तक? 1837 से 1857। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड 1837 से 1857। अंतिम मुगल शासक 1857 के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबाने के पश्चात इसे पकड़ लिया और म्यांमार, वर्मा पुराना नाम है इसका, वर्मा पुराना नाम, यानी ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार आंसर इज वर्मा। म्यांमार रंगून भेज दिया। ठीक है, आपने गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे ये क्या हो गया, म्यांमार पुराना नाम था इसका, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चे ये जफर नाम से कविताएं लिखता था। क्या करता था? यही लिख दे रही हूं, अगली स्लाइड पे क्या लिखूं? जफर नाम से कविताएं लिखता था। जफर नाम से कविताएं लिखता था। जफर नाम से कविताएं लिखता था। यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द पेन नेम ऑफ जफर। ठीक है, यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द पेन नेम जफर। ओ जफर नाम से कविताएं लिखता था। इसके दरबारी कवि यानी कि कोर्ट पोइट कौन थे? दरबारी कवि मिर्जा गालिब। या मिर्जा गालिब की एक कहानी है, चलो छोड़ो, वहां से क्वेश्चन आता नहीं है।
मिर्जा गालिब थे। कोर्ट पॉइंट आंसर इज मिर्जा गालिब, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आप यहां पे मृत्यु में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, आप फटाफट लिख दीजिए और ये आपका हो गया आज खत्म, पूरा का पूरा खत्म। अब मैं रिवीजन भी करवाऊंगी, लेकिन पहले मैं आज वो डाउट लूंगी जो मेरे पास पड़े हैं और मैं फोन में अब उन डाउट्स को देखने वाली हूं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। आ जाइए। जैसे अब मैं आपसे, एक बच्चे ने मुझे लिखा है कहानी सुना दीजिए मैम। कहानी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है तुम्हें, चलो कहानी सुन लो। कहा जाता है कि एक बार बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, एक बार बहादुर शाह जफर ने एक बहुत बड़े मतलब प्रोग्राम किया था, एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और उसमें बड़े बड़े राजाओं को बुलाया था, खाने पर सब लोगों को बुलाया था और यहाँ पे उसमें मिर्जा गालिब को भी इन्विटेशन दिया। लेकिन कहा जाता है कि मिर्जा गालिब बड़े सिंपल आदमी थे, वो ज्यादा मतलब कपड़े वपड़े ऐसे ही पहनते थे नॉर्मल, उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि वो राजा के दरबार में रहते हैं, इस तरीके से वो रहते थे। लेकिन बेटा आपने सुना है ना, आपने बहुत अच्छे से ये बात सुनी है कि कपड़ा क्या करता है, कपड़ा कई बार हमें क्या करना पड़ता है, जगह के अकॉर्डिंग पहनना पड़ता है। हम हर जगह एक जैसे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, वहां लोग पागल बताएंगे हमको। तो अब इनको ये बात समझाई, बाद में समझ में आई। अब देखो ध्यान से सुनो, अब यहां क्या हुआ बच्चा, यहां पे ये हुआ कि मिर्जा गालिब भी वहां पर पहुंचे। अब मिर्जा गालिब जो है जल्दी जल्दी में इन्विटेशन भूल गए। ठीक है, मिर्जा गालिब जो है क्या कर गए, जल्दी जल्दी में यहां पे इनविटेशन कार्ड भूल गए। अब दरबारों ने उन्हें घुसने दिया नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। अब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, दरबारों ने रोक दिया कि नहीं भैया तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे मेरे को बुलाया है राजा ने, कि बुलाया तो दिखाओ कहां इन्विटेशन कार्ड कहां है। अब मिर्जा गालिब भूल गए, अब वो दोबारा गए, वो कार्ड लेकर आए, तब भी दरबारियों ने नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया, अच्छा किसी का इन्विटेशन कार्ड चुरा के लाया है, चल निकल यहां से। अब भाई मिर्जा गालिब गए वापस। अब उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने, टोपी पहनी, गहने पहने और फिर वो आए। अब दरबारियों ने कुछ नहीं कहा, अब वो अंदर चले गए। अब जब वो अंदर गए तो कभी अपनी टोपी को रसगुल्ले खिलाएं, कभी अपनी कपड़ों को खाना खिलाएं। अब ये सारी एक्टिविटी बहादुर शाह जफर देख रहा था। अब बहादुर शाह जफर बोला कुछ तो बात है, अगर मिर्जा गालिब इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बात है। तो उसने राजा को पूरी, मतलब इसको बहादुर शाह जफर को पूरी घटना सुनाई मिर्जा गालिब ने। तो बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि मिर्जा गालिब साहब आपकी बात सही है कि इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, लेकिन कई बार इंसान की पहचान उसके कपड़ों से भी होती है। तो हमें जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो इस तरह की घटना यहां मिर्जा गालिब के साथ घटी थी। तो आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब देखिएगा बेटा, जो आपके डाउट्स आए हैं उन डाउट्स में मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी। कुछ जो डाउट्स आए हैं, ये देखिए बहादुर शाह जफर, अगर किसी को इंग्लिश में भी लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर आपके जो डाउट्स है मैं उन पे बात करूंगी, उसके लिए एक प्लेन स्लाइड लूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ने बोला है सम्मेद शिखर। बेटा जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बोला है मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी। सम्मेद शिखर आपका झारखंड में पड़ता है और इसी सम्मेद शिखर पर आपके जो पार्श्वनाथ जी, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और उनकी मृत्यु भी यहां पर हुई थी। दोनों काम यहां पर हुए थे। ठीक है, तो यहां पे एक बच्चे का डाउट है, ये इस बच्चे का नाम नहीं लूंगी मैं, नाम लेना सही नहीं लगता है। तो बेटा आज सुन लो, क्योंकि वो बच्चा कई बार ये बोल चुका है। अब आगे देखिए, उसने बोला है कि आपने स्तूप के बारे में हमें बताया और स्तूप के बारे में आपने हमें यह बताया कि स्तूप का निर्माण शुरू हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जी नहीं, मैंने ये बोला है कि स्तूप निर्माण का कार्य बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन स्तूपों का अधिकतर जो निर्माण हुआ वो कहां पर हुआ, बौद्ध और जैन धर्म के टाइम पर, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के समय पर सबसे ज्यादा स्तूप बने। स्तूप निर्माण की जो कार्य शैली है, अगर निर्माण की कार्य की आप बात करेंगे तो वो बौद्ध और जैन धर्म से काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। चीजों को बेटा आपको समझना भी होता है। फिर बच्चे ने तीसरा प्रश्न बोला है कि मैम जो बौद्ध
ध्यान से सुन लो, जो बौद्ध धर्म है उसमें आपने जो महिला बताई है ठीक है, आपने प्रजापति गौतमी बताई है ठीक है, ये आपकी पहली महिला थी, लेकिन आपने बोल दिया कि दूसरी महिला आम्रपाली थी। जी नहीं, मैंने आपने जो नोट्स में लिखा हुआ है कि आपका नोट्स में लिखा हुआ है कि पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, उसके बाद आम्रपाली, तो बच्चे ने समझ लिया कि वो सेकंड बताया है मैंने। नहीं, यहां पे आपको लिखना है कि फर्स्ट वैश्या थी वो, फर्स्ट वैश्या जिन्हें आप कह सकते हो आम्रपाली, जिसने महिलाओं के संघ में प्रवेश किया था। आम्रपाली इंपॉर्टेंट है, ये वैशाली की नगर वधू थी, इसलिए वहां पर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम वेश्या थी ये, और प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। बेटा थोड़ा लेक्चर पर भी ध्यान दिया करो, केवल लिखने पर ध्यान मत दिया करो। मैं कई बार बोलती हूं कि लेक्चर में बहुत सारी चीजें मैं बोलती हूं, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। बेटा ये जिसका भी मैसेज था आज मैंने क्लियर कर दिया, और ये बच्चा बार बार चीजों को बोलता है, बहुत जरूरी था क्लियर करना। अब यहां पे बेटा एक और क्वेश्चन कल आया है, वो करेक्शन मुझे कराना था। 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे, मेरे को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम आप हमारे मैसेज नहीं देखती, ये उनको भी मैं बता दूं कि मैं सबके मैसेज देखती हूं। चलो मैं ऐसे ही बता देती हूं, मुझे याद है। एक है प्यारे बच्चे जो करेक्शन करवाना है मुझे, करेक्शन आप प्लीज अपने नोट्स में कर लीजिएगा। एक आपने मैंने आपको पढ़ाया है महमूद गजनवी, और उसमें मैंने लिखवाया है कि इसने किया था कालिंजर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये आपका 1922 की बात है, 1921-22 कहते हैं इसको। और यहां का शासक कौन था? यहां का शासक था विद्याधर, यहां का शासक था विद्याधर, यहां के शासक थे। ठीक है, अब आपको क्या करेक्शन करना है बेटा, मैंने गलती से यहां पे लिखवा दिया है कि इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आप ये लिख देना, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। प्लीज बेटा यहां पे नहीं की थी लिख देना, ये गलती हुई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ये गलती हुई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। जी हां, आम्रपाली का और बिंबिसार का एक बेटा था जीवक, मैंने बताया है आपको, तो इसको लिख देना, अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये प्लीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चा। जो चीज होती है वो आपको बता देती हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर एक लास्ट आपको यहां पे लिखना है दीवान ए मुस्तखराज, इसमें और करेक्शन करना है। अब कहां करना है वो भी बताऊंगी। दीवान ए मुस्तखराज दूसरा करेक्शन है। तो दीवान ए मुस्तखराज की अगर मैं आपसे बात करती हूं, ठीक है, इसको मैंने लिखवाया है FST, फिरोज शाह तुगलक, आप इसकी जगह पर लिख दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बस बेटा ये गलतियां हैं, इनको आप ठीक कर लीजिएगा। यहां पे स्वीकार नहीं की थी कर लेना। तो मैम आपने पहले क्यों लिखवाया? तो पहले इसलिए लिखवाया कि आपकी एक बुक है जिसका नाम है अरिहंत NCERT, उसमें बेटा लिखा हुआ है कि अधीनता स्वीकार की थी, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, यहां मुझसे गलती हुई है। अब आप यहां पे इसको लिखिएगा नहीं की थी, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं या फिर आपका एक आयोग है उसने माना था कि अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो प्लीज आप ये चीजें ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 1022 में यहां पे कब्जा हुआ था, कहां गया वो? हाँ, ओहो 1922 कर दिया है मैंने, 1 मिनट, 1021 से 22, और आप एग्जैक्ट लिखेंगे 1022, क्योंकि घेराबंदी 21 से शुरू कर दिया था।
ठीक है, तो 1021 से 1022 इन दोनों को केवल आपको करेक्ट करना है। बाकी ये चीजें बिल्कुल ठीक है, इनमें मुझे कोई गलती नहीं है। अगर होती है तो आपके सामने गलती मानने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलती मांगकर माफी मांगना कोई बेकार चीज नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से मैं इस चीज के लिए सॉरी कहूंगी, लेकिन यहां बेटा आपने गलत सुना है। फर्स्ट वेश्या थी, प्रथम प्रजापति गौतमी थी, ये चीज मैंने आपको बताई है। मैम 1862 में जफर की मृत्यु हुई थी, क्या उसमें लिखा है? हाँ बेटा ये लिखा है, ये देखिए यहां लिखा है, वहां 1862 में जफर की मृत्यु, वहां का मतलब है रंगून। रंगून कहां पड़ता है? म्यांमार में। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा बेटा। एनसीईआरटी पैटर्न पर है वो बुक पूरी, और उसमें ये लिखा है, इसलिए मैंने लिखवा दिया था, लेकिन इसको मैंने चेक किया है तो मुझे पता चला। तो 1022 आप यहां पे कर दीजिएगा, गलती से मैंने 19, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इतनी सी ये आपके करेक्शन से दो, इनको कर लीजिएगा। आज के लिए प्यारे बच्चे बहुत धन्यवाद। कल से मैं आपको स्टार्ट करूंगी भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगीज। ठीक है, पाल वंश जो आपका रह गया है, चोल वंश जो आपका जो भी रह गया है, वो सब मैं आपको दूंगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए माफी चाहूंगी, इनको ठीक कर लीजिएगा। ये बुक्स की वजह से होती हैं कुछ चीजें, क्योंकि यहां पे था अधीनता स्वीकार नहीं की, वो अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन आप लिखेंगे अधीनता स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स होते हैं क्लास में आपको बताए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। जिंदा पीर बेटा औरंगजेब को कहा जाता है, ये मैं बता चुकी हूं। भावना लोधी। मैम डेथ किसकी हुई थी? डेथ बेटा इसकी हुई थी, बहादुर शाह जफर की 1862 में डेथ हुई थी। लिखा है ना, मैंने लिखवाया है आप लोगों को, एक मिनट लिख के भी तो बताया मैंने। ये रहा ना बहादुर शाह जफर सेकंड, ये हुई थी डेथ। वेश्या क्या होता है? प्रोस्टिट्यूट कहते हैं वेश्या को, सोनम यादव, प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आज आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा ही चले गए हैं। चलिए बाय बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना।